छात्रों, पहले पार्ट में मौलिक अधिकारों से संबंधित 5 अधिकारों की हमने बात कर ली थी। आज छठे मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे रिट दायर करके अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग न्यायपालिका से कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में इसकी रिट दायर कर सकते हैं और इसमें 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परिमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार परीक्षा। तो पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना होगा। बस इसमें आने जाने का जो समय लगता है उसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक। नंबर 2, परमादेश। परमादेश का तात्पर्य है कि आदेश देना, यानी कि यह आदेश न्यायपालिका किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए देती है कि अर्थात उसको उस पद पर जिस कार्य के लिए रखा गया है, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका उसको इस संदर्भ में परमादेश जारी करती है। अब आते हैं तीसरी रिट, प्रतिषेध। यह रिट ऊपरी न्यायालय द्वारा जारी की जाती है निचली अदालत को, और इसमें आदेश दिया जाता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, कृपया इस कार्य को न करें। चौथी रिट आती है उत्प्रेषण। इसमें यह कहा गया है कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को यह आदेश देती है कि जो लंबित मुकदमा आपकी अदालत में है उसको तत्काल ऊपरी अदालत को भेजा जाए। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये 2 ऐसी रिटें हैं जिनमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। प्रतिषेध में ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देती है, लेकिन यह कहती है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। वहीं उत्प्रेषण में वो यह आदेश देती है जो लंबित मुकदमा आपके यहाँ चल रहा है उसको तत्काल ऊपरी अदालत में भेजा जाए। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर जबरदस्ती बैठ गया है और वो उस पद पे बैठने के लिए नहीं था और उसने उस पद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है या असंवैधानिक रूप से बैठा हुआ है, तो न्यायपालिका अधिकार परीक्षा के आदेश से ये उस व्यक्ति से यह पूछती है कि आप इस पद पर किस आधार पर बैठे हैं। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो हमें मौलिक अधिकार का हनन होने पर संरक्षण प्रदान करती हैं, और इनके हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर करके हम मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब बचते हैं साथियों 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 33, 34, 35। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा उस जगह के लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है या उनके मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। अब एक चीज याद रखने की ये है कि माना देश में आपातकाल लागू हो गया, धारा 352 लागू हो गई और 352 लागू होने के बाद आपातकाल लागू हो गया, तो भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे रहेंगे कि वो नहीं समाप्त होंगे, बाकी पूरा संविधान एक तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आता है कि आपातकाल के समय ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति कर सकता है मौलिक अधिकारों के तहत, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो पहले बात करेंगे हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की। अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद की
प्रतिशत की बात की गई है। नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, संगम बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये 5 अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अब वो अनुच्छेद जो भारत में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है वो कौन कौन से हैं और भारतीय नागरिकों को, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो अब कई ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी अनुच्छेद अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर छात्रों को इन अनुच्छेदों में कन्फ्यूजन होता है। उनको याद रखने वाला ये है कि अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 29, 30 तथा अनुच्छेद 32 में 5 रिटें। अगर इन 5 रिटों को आप ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा तथा सुप्रीम कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में इनमें किस अनुच्छेदों के तहत आप रिट दायर करके अपने मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर करके अपने मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इन अनुच्छेदों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में इससे संबंधित आपको कई प्रश्न प्राप्त होंगे जिनका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो ये एक सूक्ष्म चर्चा थी मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।